10 दिन के अंदर टिश्यू की रीजनरेशन हो गई, बाल भी वापस आने लग गए और एक भी स्कार 10 दिन के अंदर नहीं रहा। इसकी हमारे पास वेरीफाइड वीडियो। मोर देन 80% पेशेंट्स आए हैं कि आपने उनकी दवाइयाँ ख़त्म कर दी। एनर्जी हीलिंग आजकल बड़ी ट्रेंड में है, बहुत रील्स बन रही हैं, बहुत सारी पॉडकास्ट आ रहे हैं। एनर्जी हीलिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि रेकी भी यूज करते हैं। ईथर एक रेकी का अपर लेवल है। रेकी जो है उसकी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग जीरो है। पेशेंट को आपके पास आने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप बिना टच करे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। ईथर को अगर थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? ईथर्स एक सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है। तो आप भी इसमें कोई दवाइयाँ देते हैं कि कैसे करते हो आप? सारे एलोपैथी या आयुर्वेद वो सारे आई थिंक सिम्टम्स पे ही काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो सारे लोग डर का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई जान के कर रहा है। सो आपके लिए कोई अलग से टेस्ट या रिपोर्ट्स रेडी करनी पड़ती? बड़ी टेलर्ड इंडिविजुअलाइज्ड रिपोर्ट्स हमें निकलवानी पड़ती हैं, जो आई थिंक बाकी डॉक्टर्स मिस कर देते हैं। दूसरी पैथीज रिलाई करती हैं मैनिफेस्टेड ट्रीटमेंट्स को। आपको लगेगा कि ये तो जादू है, लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं होता। तो मुझे भी यही लग रहा था कि ब्लैक मैजिक टाइप तो नहीं है कुछ। काला जादू कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, मैंने उसकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना मैंने उसकी कोई किताब पढ़ी है। ईथर्स हर चीज का इलाज कर देगा। ईथर्स जहाँ पे रूट कॉज एस्टैब्लिश किया जा सकता है, क्रॉनिक डिजीज रिहैबिलिटेशन जहाँ की जा सकती है। तो सर आपका बैकग्राउंड क्या है कि आपने कहाँ से इस चीज़ की स्टडी करी है? ईथर्स के लिए मैंने कम से कम 22 साल रिसर्च की है। ये सिर्फ इंडिया में जैसे अभी शुरू हुआ है आई थिंक ये जी। इससे अपर लेवल भी है कहीं पे? मैंने ये आज तक नहीं सुना कि कोई फोटो से मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल कर पा रहा है। हीलिंग और क्योर में क्या डिफरेंस है? देखो अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डायबिटीज़ वाले नॉर्मली थिंक उन्होंने एक ही दवाई रखी हुई है। तो आपके लिए भी कोई वही एक ही चीज़ चलती है? मैं बोलूँगा कि मोर देन 80% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी दवाइयाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। 80%, मोर देन 80%। हेलो सर। हेलो जी सर, एनर्जी हीलिंग आजकल बड़ी ट्रेंड में है, बहुत रील्स बन रही हैं, बहुत सारी पॉडकास्ट आ रहे हैं। सो इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा पहले। जी। एनर्जी हीलिंग जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए कि बॉडी कैसे रिकवर करती है। बॉडी का अपने आप को ठीक करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम हीलिंग बोलते हैं। हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। ओके। तो हीलिंग के प्रोसेस में एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके सेल को अब ऑक्सीजन चाहिए, उसके सेल के अंदर आयरन जाना चाहिए, उसके सेल के अंदर ग्लूकोज जानी चाहिए। हर चीज़ को रेगुलेट करके उसको उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना, उसको हम हीलिंग बोलते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसेस जिसमें आप बॉडी सेल्फ रेगुलेट करती है अपने आप को और हील करती रहती है ऑब्जेक्टिवली, उसको हम हीलिंग बोलते हैं। अब इसमें थोड़े से न्यूआंसेस हैं, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। एनर्जी हीलिंग आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि रेकी भी यूज़ करते हैं, बट हम ईथर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं एक नॉर्मल रेकी हीलिंग और हमारी हीलिंग के अंदर। जैसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अगर कोई ट्रीटमेंट देती है तो वो भी हीलिंग ही करती है। वो किसी टिश्यू का फंक्शन या स्ट्रक्चर दोनों को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रेकी अगर कोई हीलिंग करेगी तो रेकी फोकस करेगी ऑर्गेनिज्म को ऑन द होल समझ के ओके। उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, उसके रिजल्ट्स मिल भी सकते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स डिलेड भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है जिसके कारण उस इंसान को वो सिम्टम्स आए डिजीज़ के, वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही थी, तो डिलेड भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमारे ईथर्स के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। हम पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं जैसे ब्लड टेस्ट हो गए, फिर उसके साथ में उनकी स्कैन्ड इमेजेस हो गई, और उसके साथ में उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन हो गई। अगर हम पेशेंट फॉरेन से है तो हम उसको जूम के थ्रू, वीडियो कॉल के ऊपर भी या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी हम उसको रिव्यू करते हैं। और उसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या रहती है? पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री और इमोशनल हिस्ट्री। जब ये सारे कंपोनेंट्स हमें पेशेंट के बारे में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो हम एक बीमारी को
रूट कॉज के थ्रू, मेडिकली रूट कॉज के थ्रू एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिखा जाता है और ट्रीटमेंट डेली पेशेंट को दिया जाता है। तो हम यहाँ पे बहुत डिफ़र कर जाते हैं। रेकी के आपके कुछ सेशंस में ही आपको लगता है कि हाँ रिलीफ आ गया, लेकिन हमारा प्रॉपर उस सिस्टम को समझ के कि हाँ ये बीमारी उसको फ्यूचर में कभी तंग ना करे, इसकी रिकरेंस ना हो, तो हम इसीलिए इतना डीप जाते हैं और उन फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम्स को रिस्टोर करते हैं जिससे कि वो बीमारी अपने सिम्टम्स छोड़ रही है। सो हम ये सोच सकते हैं कि फिर कि ये ईथर एक रेकी का अपर लेवल है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? सर आप इसको अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हीलिंग बोलोगे तो आप उस तरह से बोल सकते हो, बट वी आर पोल्स अपार्ट। जैसे कि मैंने आपको समझाया, रेकी जो है उसकी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है। ठीक है जी, उसका फोकस ही नहीं है मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। हमारा आधार ही मॉडर्न मेडिकल अंडरस्टैंडिंग है किसी डिजीज़ को समझने का। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट आए जिसको कि एक क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है जिसके कारण उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पैदा हुए बॉडी के अंदर जी। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है, हमारे प्लूरा स्पेसेस होती हैं लंग्स के अराउंड जहाँ पर लंग्स के अंदर पानी भर जाता है। जी। इन सिंपल टर्म्स, वो नॉर्मल इंसान के अगर पानी भरे तो वो किडनीज उसको बाहर निकालने में सक्षम होती हैं। जी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि किडनीज भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती, तो प्लूरा स्पेसिस में पानी भरा रहता। अगर वहाँ पानी रहेगा तो हमारी लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। जब वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो सांस लेने में तकलीफ, ब्रेथलेसनेस होगी या फिर ब्रेथ लेने में ही तकलीफ होगी। ठीक है, तो हमें अगर ये पता चलेगा, अगर हम मेडिकली डायग्नोज करें उस कंडीशन को कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन चल रही है, हम उसको समझ के उसके जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं या प्रोसेसेस हैं जो वो सिम्टम्स दे रहे हैं, उसको अगर हम रेगुलेट करें तो बॉडी रिकवर करेगी, इन अ मैटर ऑफ डेज रिकवर करेगी और बहुत ही चैलेंजिंग क्रॉनिक डिजीज से भी आप बाहर आ सकते हो अगर हमें बहुत अच्छे से उसका रूट कॉज एस्टैब्लिश हो जाए। ओके जी। सो जैसे अब आप कह रहे हो कि अब आपके लिए पेशेंट को आपके पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। जी। सो हम वीडियो कॉल पे एज अ जूम मीट या बिना टच करे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। हमने जैसे कि मैंने आपको बताया ईथस है क्या, पहले हम उसको समझ लें ताकि आपकी ऑडियंस को भी ये पता चले कि ईथस का बीमारियों को, हेल्थ को देखने का नज़रिया क्या है। ईथस एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम रिलाय करते हैं। ईथस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि ईथस इज एन इंटीग्रेटिव बायोफील्ड एंड फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी हेल्थ सिस्टम rooted in ancient Vedic principles and modern systems based understanding of human physiology। ठीक है जी, इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें कि वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को सटल चेंजेस में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको रेगुलेट करना ईथर्स की स्पेशलिटी है। तो अगर हम बॉडी को अच्छे से समझ लें मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वही हमें डायग्नोस्टिक्स में हेल्प करते हैं जी। उनकी ब्लड रिपोर्ट्स, स्कैन इमेजेस आती हैं, तो अगर हम उन सिस्टम्स को समझ लें जो हमें अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, तो हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। अगर किसी का 100% नहीं भी करेगा, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हैं या पेशेंट के अंदर रिकवरी की एनर्जी अब उतनी नहीं पड़ी। अगर एनर्जी होगी रिकवरी की तो वो रिकवर कर जाएगा 100%, लेकिन अगर उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं है तो वो अगर 30% भी अगर इम्प्रूव करता है तो उसकी लाइफ सेव हो सकती है। इट्स दैट सिंपल। ओके। हाँ जी। सो जैसे अब आप ईथर के बारे में बता रहे हैं, ईथर को अगर थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे हम? ईथर्स को अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ईथर्स एक सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें कि हम वैदिक प्रिंसिपल्स जैसे कि आपके सीजनल एनर्जीज हो गई और प्राइमल फोर्सेस हो गई जो हर जगह इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, उनके थ्रू अगर हम
किसी सिस्टम फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सेस करते हैं और उसमें बदलाव लेकर आते हैं। बदलाव कौन सा? जिससे कि वो अपना ठीक से काम कर सके। तो वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम जो अभी अच्छे से नहीं काम कर रहा, जिसके कारण सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर हम उसको ठीक कर दें एज ए रूट कॉज, तो इंसान जो है वो सटल चेंजेस जो नॉर्मल, जैसे कोई 4 सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस उसका फूल जाता है, उसको सांस 4 सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन अगर फूल रहा है तो अगर हम उस सिस्टम को ठीक कर दें जो उसको अडेप्ट करने में हेल्प करे, तो वो हो सकता है कि 5 मरले भी आराम से चढ़ सके। जी। तो ईथर के लिए कोई स्टडी की है आपने या क्या किया है आपने? ईथर्स के लिए मैंने कम से कम 22 साल रिसर्च की है। ओके। और इस रिसर्च के तहत मैंने मेडिकल साइंस खुद से पढ़ी भी है। मैंने 11 साल मॉडर्न मेडिकल साइंस को समझने की कोशिश की। इसमें डिजीज़ के अंदर कौन से आपकी रिपोर्ट्स यूज़ की जा सकती हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ना, कैसे रिपोर्ट आपकी बेसिकली रिपोर्ट्स क्या होती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने में। पर वो रिपोर्ट और भी काम करती हैं, वो इन्फॉर्मेंट का काम भी करती हैं कि कुछ चेंज आ रहा है, वो आपको बताने की कोशिश कर रही है कि हे मेरे को ये चेंज आ रहा है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बट पेशेंट उसको समझ नहीं पाता और वो कई बार तो काफ़ी लेट हो जाता है डॉक्टर के पास जाने के लिए या किसी हीलर के पास जाने के लिए, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हम उन रूट कॉजेज़ को एस्टैब्लिश करते हैं। जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो हम उस रूट कॉज को एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे कि हम क्रॉनिक रिहैबिलिटेशन, पेशेंट की क्रॉनिक डिजीज़ की रिहैबिलिटेशन करने में पेशेंट की हेल्प कर सकें। और हमारी स्पेशलाइजेशन होती है क्रॉनिक डिजीज़ को रिहैबिलिटेट करने में। ठीक है। जैसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइड्स ली हैं। उन्होंने बहुत सारे पावरफुल टूल्स हमारे को प्रोवाइड किए हैं, जैसे डायग्नोसिस के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, एक्यूट केयर के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। तो वो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हमारी मेडिकल कम्युनिटी के अंदर। ऐसे ही हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हमारा सिस्टम इतना कैपेबल है ईथर्स का, वो जहाँ पे इतनी स्ट्राइड्स होने के बाद भी क्रॉनिक डिजीजेस इतनी बढ़ रही हैं, पेशेंट्स का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो रहा है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो मैंने उसमें रिसर्च की है और इसके पीछे इंस्पिरेशन रही है मेरी मदर की डेथ। मेरी मदर की डेथ हुई थी एक क्रॉनिक डिजीज़ से, डायबिटीज़, और वो इतनी बड़ी छाप मेरे ऊपर छोड़ के गई कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक जुनून था कि मैं ऐसा कोई सिस्टम लेकर आऊँ, मेडिकल सिस्टम लेकर आऊँ, जिसमें कि हम बीमारी का रूट कॉज एड्रेस करें और उससे उसके सिम्टम्स और बीमारी दोनों के दोनों ठीक किए जा सकें। अच्छा, रूट कॉज कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि रूट कॉज क्या है? जैसे और नॉर्मल ऑडियंस के लिए रूट कॉज कैसे समझें वो? जी। क्या रूट कॉज के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, जी 4-5 बार हो गया रूट जी कॉज। ये रूट कॉज वर्ड क्या है? जी रूट कॉज होता है सर, वो ईथर्स के फ्रेमवर्क के अंदर रूट कॉज वो होता है, वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम जो अडेप्ट करने में हेल्प कर रहा था बॉडी को किसी पर्टिकुलर फंक्शन या स्ट्रक्चर में, जब वो अपना फंक्शन छोड़ जाता है या उस फंक्शन को पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाता किसी कारण से भी, तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती जो वो फंक्शन या स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही थी। ठीक है। Okay. तो जब वो नहीं कर पाती तो उससे कुछ सिम्टम्स ग्रेजुअली, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। Okay. क्रॉनिक डिजीजेस एक दिन में पैदा नहीं होती। अगर आपको आज सिम्टम दिखा के मुझे सांस चढ़ रहा है, नहीं सर, ये एक दिन में आने वाली बीमारियां नहीं हैं। एक दिन में आने वाली बीमारियां कौन सी होती है? सडन इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सडन इलनेस आ गई। किससे आ गई? सडन इलनेस आई, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है जी। तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सडनली आती हैं, अचानक से आ गई, एक्यूट होती हैं, और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती हैं अगर उनको टाइमली इंटरवीन ना किया जाए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी स्ट्राइड्स ली हैं। लेकिन हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम ये समझना चाहते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम जो आपकी बॉडी को हर समय अडेप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, कुछ फंक्शन या सिस्टम को रिस्टोर, स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में, Okay. जिससे कि आपकी बॉडी
अच्छे से ऑप्टिमली काम कर पाए, अगर हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें अपने सिस्टम में, और हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जिसके तहत आप उस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर जाकर उस, या सिंपल वर्ड्स में रूट कॉज में जाकर उसकी एनर्जीज या फोर्सेस को बैलेंस कर सकें, डीप रूटेड सिस्टम को, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी सिम्टम्स जो हैं वो रिसीड करते हैं और ठीक है। पेशेंट रिकवरी करता है। नहीं, सो आप भी इसमें कोई दवाइयाँ देते हैं कि कैसे करते हो आप? हमारा बीमारी को सोचने का नज़रिया ही पहले डिफरेंट है, तो हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होने के कारण हम बीमारी को इस वैदिक प्रिंसिपल्स के थ्रू देखते हैं। ओके। ऋग्वेद ने एक बहुत ही अच्छी बात मुझे सिखाई है, इस फिलोसफिकल फ्रेमवर्क, जिसमें कि हर चीज़ मौजूद है आकाश में। जी। आकाश है क्या? आकाश को मॉडर्न साइंस अभी रिकग्नाइज नहीं करती है एज ए फिजिकल एंटिटी या स्पिरिचुअल एंटिटी, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ईथर्स का फ्रेमवर्क है कि आकाश जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, जी। और वो सटल चेंजेस एनर्जीज की या फोर्सेस की होती हैं उनको रेगुलेट करता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, आकाश के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं जो ऋग्वेद ने हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो हमें ये समझ आएगा कि हम उसी आकाश के थ्रू, जिसके थ्रू आप मोबाइल से बात कर रहे हो, आप यहाँ बैठे हो, आपका फ्रेंड हो सकता है कि न्यूयॉर्क में इस वक्त बैठा हो, वहाँ पे रात हुई है, यहाँ पे दिन है, तो वो आपसे इंस्टेंटली बात कर पा रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? आकाश के थ्रू, ईथर्स। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा कि वो तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मीडियम है और बहुत ही पावरफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट सिस्टम है, तो आप उसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये समझ ही ना आए, तो आपके मन में तो 1000 सवाल खड़े हो सकते हैं कि आकाश से कैसे कुछ हो सकता है। तो यही रिसर्च मेरी मुझे इस कल्मिनेशन पॉइंट पे लेकर आई कि ये आकाश का जो एलिमेंट है, ये सबसे पावरफुल, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, हमें तो सिर्फ डीप स्पेस ही नज़र आती है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहीं से अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड दोनों एनर्जीज निकल रही हैं। जी। अनमैनिफेस्टेड, हम डिजीज़ को कैसे देखते हैं? हम डिजीज़ को देखते हैं मैनिफेस्टेशन। आज धरती के ऊपर कोई भी मैनिफेस्टेशन है, जैसे हम ये बॉटल को देख लें, ये मैनिफेस्टेशन है हमारी। अगर आप डिजीज़ को समझो कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, अनमैनिफेस्टेशन नहीं है, तो हम इसको अनमैनिफेस्टेड स्टेट में लेकर जाते हैं। अच्छा। इसको आकाश में वापस लेकर जाते हैं। दैट इज वेयर ईथर्स हीलिंग टेक्स प्लेस। ओके। हाँ जी। तो हमें ये समझना कि रूट कॉज से हम ईथर्स को या आकाश को कैसे लिंक कर सकते हैं और उसको उस तरह से कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कि वो डिजीज वापस अनमैनिफेस्ट हो जाए। अनमैनिफेस्ट है जो अभी हुआ ही नहीं, मैनिफेस्ट है जो पैदा हो गया। तो अगर हम उसको वापस लेके जा सकें, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा किसी डिजीज को भी टैकल करना। और एक और मिथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि यूजुअली डिजीज को लेकर लोगों की, पेशेंट्स की, खास तौर पे पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ किसी को स्टार्ट हुई जी। किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, ओके। जिनके थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन हो रही है। वो फिल्ट्रेशन ही ब्लड को साफ करती है, जिससे कि आपका ब्लड साफ होने के बाद वापस हार्ट की तरफ जाता है और आपके जो सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो फंक्शनल सिस्टम है, चाहे वो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं जी। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर उन माइक्रो वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फिल्ट्रेशन सिस्टम टूट जाता है। ठीक है, तो जब वो फिल्ट्रेशन सिस्टम टूट गया तो ऊपर के अपस्ट्रीम जितने भी सिस्टम्स हैं वो भी टूटना शुरू करते हैं। तो आपको ब्लड रिपोर्ट्स में दिखना शुरू हो जाएगा कि ये चैलेंज आ रहा है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो, चाहे वो लिवर को लेकर हो,
चाहे वो मसल्स को लेकर हो, कुछ भी हो, आपको वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं रिपोर्ट्स में। तो हम अगर ये चीज़ समझ जाएं कि हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर ओके हमें ये चीज़ मिल गई है ब्लड रिपोर्ट में और हमें दिख रहा है कि पेशेंट को कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अगर हम ये चीज़ समझ जाएं कि इसको हम ठीक करने में भी सक्षम हैं, ठीक है, तो हम वो फंक्शन और वो स्ट्रक्चर रिस्टोर करने के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं और ट्रीटमेंट को दिया भी जाता है पेशेंट को। हमारा ट्रीटमेंट डेली होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पेशेंट्स जो हैं उनको ये समझना, उनको पूछना ये चाहिए कि ये बीमारी या ये सिम्टम या मेरा ये लाइफस्टाइल ख़राब कैसे हुआ, ये 3 चीज़ें मेरी लाइफ में ख़राब कैसे हुई, ना कि मेरे को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कैसे आ गई, मेरे को फैटी लिवर कैसे हो गया, मेरे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसे हो गया। ये कंडीशंस जो हैं इंसान को लेबल कर देती हैं और इससे इमोशनल स्टिग्मा बहुत रहता है उनके जहन में, और वो इमोशनल स्टिग्मा उनकी लाइफ जो है आगे आने वाली उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है, जबकि वो होना नहीं चाहिए। अगर आपके कोई कंडीशन आई है तो जी। लीव इट टू दी एक्सपर्ट, उनको काम करने दीजिए। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे चल रही है उसको वैसे जिए। आपको हेल्प किसी भी प्रैक्टिशनर से या हीलर से तब मिलेगी जब आप इंडिपेंडेंटली सरेंडर करते हो उनको कि यू आर दी एक्सपर्ट, आप प्लीज़ मेरी बॉडी पे काम कीजिए। जी। तो उनको फियर क्रिएट कभी नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, इवन कि उनके फैमिली मेम्बर्स को। हर इंसान डरने लग जाता है कि ये डिजीज़ आ गई तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए। सो आई थिंक अगर जी। हम देखें तो सारे लोग डर का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग डर का फ़ायदा उठाते हैं, मैं ये बोलूँगा कि डर को हमने एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट बना लिया, जिससे कि किसी ने कोई वर्ड बोला, उस अब कम्युनिकेशन है, उसमें कोई किसी तरह बोलेगा, कोई किसी तरह बोलेगा। तो अगर मैं उस सेंटेंस को किसी नेगेटिव वे में लूँ, सोचना तो मुझे है, इसको मैं कैसे लूँ, ठीक है। तो अगर मैं वो पर्सपेक्टिव ही चेंज करूँ, जैसे हमने डिजीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव क्या किया, डिजीज़ बॉडी का एक आपकी पॉइंट इन टाइम ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में ये बताने का कि हे मेरा ये सिस्टम खराब हो रहा है, प्लीज़ इंटरवीन कीजिए इसको ठीक करने के लिए। अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव हो जाए कि हाँ वो कौन सा फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम है जो रूट कॉज आधार है इस प्रॉब्लम का, मैं उसको पकड़ूं बजाय कि मैं उसके सिम्टम्स पे उनको मैनेज करने के लिए कुछ काम करता रहूं, तो हमारी अप्रोच टोटली डिफरेंट हो जाएगी। जब आप सिम्टम्स पे ही काम करते रहोगे कि मुझे रिपोर्ट ही नेगेटिव करनी है, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो आएंगे भी वो पेशेंट की लाइफस्टाइल को या पेशेंट की कंडीशन को मार्जिनली इंप्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं करेंगे। यहीं पे हमारा डिफरेंस क्रॉनिक डिजीज़ रिहैबिलिटेशन में एस्टैब्लिश हो जाता है और किसी भी सिस्टम के थ्रू। बट अगर देखा जाए तो अभी सारे एलोपैथी या आयुर्वेद वो सारे आई थिंक सिम्टम्स पे ही काम कर रहे हैं। अगर सिम्टम दिखता है, अगर किसी के पेट में दर्द है तो आई थिंक वो पेट दर्द की दवाई दे देते हैं। जी, देखो मैं ये तो नहीं किसी के बारे में भी बोल सकता कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मेजॉरिटी जो प्रैक्टिस हो रही है वो मॉडर्न मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर ही हो रही है, विच इज़ साइंटिफिक। हम भी उसी को ही लेते हैं और मैं तो बहुत कमेंट करता हूँ कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इतनी बड़ी स्ट्राइड्स ली हैं हमें एजुकेट करने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। अगर हम वहाँ पहुँचना शुरू कर दें कि वो रूट कॉज क्या है, तो ही आप उसको अच्छे से ठीक कर सकते हो। नहीं तो वो पेशेंट और वो प्रैक्टिशनर खुद से स्ट्रगल करता रहेगा उसी चीज़ को ठीक करने के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई जान के कर रहा है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कोई सिस्टम में फ्लॉ है। उन्हें सिखाया ही वो जा रहा है ना। उनकी अंडरस्टैंडिंग में मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि उनको क्या सिखाया गया, क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो मैं ये बोलूँगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में, अब मेरे को किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं, बट मेरे अंदर एक पैशन था कि नहीं, मैंने अगर अपनी मदर को लूज़ किया है तो मुझे
उसको अनकवर, उस सच को अनकवर करना है जो इस बीमारी का आधार है, रूट कॉज। तो मैंने ये समझा कि वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी एस्पेक्ट के लिए हम एक केस डिस्कस करते हैं जी। मेरे पास अभी एक्स क्रिकेटर, दिल्ली के कैप्टन, 92 ईयर्स ओल्ड हैं। उनका केस आया, डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया कि उनकी बॉडी लड़ नहीं पा रही है, आप इनको घर ले जाओ अच्छा। और इनकी सेवा घर पे ही करो। उनको चैलेंज क्या आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बताया, फैटी लिवर भी है, पेनक्रियास भी ठीक से काम नहीं कर रहा, और कार्डियक इश्यूज भी थोड़े बहुत हैं, पहले भी उनकी सर्जरी हो रखी है, बाईपास। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। अब इसके साथ में क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर चल रही है और वो क्रॉनिक किडनी डिजीज लिंक हो जाती है आपके कार्डियोवैस्कुलर इशू के साथ, तो अगर वो डिजीज चल रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिटॉक्स सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अभी पेशेंट को रिसेंटली प्रॉब्लम क्या आई कि उनकी ब्लड शुगर जो है, डायबिटीज़, वो फ्लक्चुएट करने लगी, कभी 400 पे, कभी 50 पे, कभी 400 पे, कभी 50 पे। अब अगर 50 पे हो जाएगी तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट के अंदर कोई जान नहीं है और वो आंखें थोड़ी सी खोलेगा और फिर बंद कर लेगा, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगी। तो डॉक्टर्स ने ये देखा, लेकिन उनके पास मतलब कि क्योंकि पेशेंट के अंदर रिकवरी का भी रिकवरी सिस्टम जो है वो भी इतना मतलब कि स्ट्रांग नहीं है कि पेशेंट रिकवर कर सके उनकी दवाइयों के साथ और उनके सिस्टम्स के साथ। तो उन्होंने बोला कि आप इनको घर ले जाओ। ईथर्स का, क्योंकि बीमारी को देखने का नज़रिया कुछ और है, तो हमने वो रूट कॉज के थ्रू फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम आइडेंटिफाई किया, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में ग्लूकोज ऑसिलेशन स्टेट। ओके। अगर हम ग्लूकोज ऑसिलेशन, ऑसिलेट का मतलब है कभी लेफ्ट जा रहा है, जैसे पेंडुलम स्विंग करता है, लेफ्ट राइट बीच में नहीं आता। तो अगर हमने उसको रेगुलेट कर दिया कि ग्लूकोज प्रॉपरली मैनेज हो, तो वो चैलेंज जो बॉडी में आया है सडनली वो डिसअपीयर हो जाएगा। जैसे ही हमने उनको ये ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट नेक्स्ट डे से ही रिकवर करने लगा। नेक्स्ट डे से ही इस पर्टिकुलर केस में नेक्स्ट डे से ही रिकवर करने लगा। अच्छा। और वो बहुत ही डीप सिस्टम है, ये मैं नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली ग्लूकोज ऑसिलेशन स्टेट होती है, और अगर हम उसको समझ लें और उसके ऊपर काम करना जानते हों, और वो पॉसिबल है यूजिंग वैदिक प्रिंसिपल्स, अगर हम उस पर डीपली फोर्सेस के थ्रू काम करें तो आपको रिजल्ट्स भी उतने अच्छे दिखाई देते हैं। तो मतलब आप भी मेडिकल साइंस के ही एक बेस पे चल रहे हैं? बिल्कुल, 100% मेडिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप फ्यूचर देखिए, 1980 से मैं बोलूँगा मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत स्ट्राइड्स लिए हैं, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मॉडर्न मेडिकल साइंस ऑलरेडी आगे बढ़ रही थी। हमारे जो ओल्ड सिस्टम्स हैं वो पीछे रह रहे थे, उनमें रिसर्च नहीं हो पा रही थी। तो आपको फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में आपको अगर पॉइंट इन टाइम रेफरेंस चाहिए बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, तो वो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स, स्कैन इमेजेस, ठीक है, और फिजिकल इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। फिजिकल इन्वेस्टिगेशन में आपकी जो ओल्ड सिस्टम्स हैं वो भी हेल्प कर देते हैं, जैसे आयुर्वेद में आप नाड़ी चेक कर सकते हो। लेकिन नाड़ी का अच्छा प्रैक्टिशनर बनने के लिए भी मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम 5 से 10 साल का बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस चाहिए किसी अच्छे वैद्य के साथ, जो कि आज अवेलेबल ही नहीं होते। तो जब आप उनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप अच्छे से उनको दवाई भी नहीं दे पाओगे। हम ये मानते हैं कि हम अनमैनिफेस्टेड स्टेट जो आकाश है उसके थ्रू अगर हम ट्रीटमेंट दें तो बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर दिखाई देता। बीमारी एक मैनिफेस्टेड स्टेट है, अगर हम मैनिफेस्टेड स्टेट से देंगे ट्रीटमेंट, जो कि दवाई करती है, दवाई खुद से एक मैनिफेस्टेशन है, कोई अर्ब है, कुछ है, तो उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके थोड़े डिलेड होंगे, 100% डिलेड होंगे। ओके। ठीक है, वो धीरे धीरे सिस्टम काम करेगा।
पर हमारा सिस्टम जो है, क्योंकि हम रूट कॉज आकाश के थ्रू एस्टैब्लिश करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसका असर दिखाई देने लगता। जी। जी। सो आपके लिए कोई अलग से टेस्ट या रिपोर्ट्स रेडी करनी पड़ती हैं, या नॉर्मली वही मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर्स बाकी कर रहे हैं? रिपोर्ट्स वही रहती हैं, लेकिन हमने एक चीज़ समझी है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके लिए बड़ी टेलर्ड इंडिविजुअलाइज्ड रिपोर्ट्स हमें निकलवानी पड़ती हैं, और हम फ्रेश रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, उसमें नो इफ्स एंड बट्स, क्योंकि हमें रूट कॉज पकड़ना है और हमें उस पेशेंट की लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाना है। तो उसके लिए हमें उस लेंथ पे भी जाना पड़ेगा कि हमें बहुत अच्छे से रूट कॉज एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिले इन रिपोर्ट्स के थ्रू। और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल रिपोर्ट्स ही होती हैं, जैसे कि हम बात करें सीबीसी हो गया, हेमाटोलॉजी, और हम बात करें रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, आरएफटी, किडनी फंक्शन लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी हो गया। पर इसके अलावा भी बहुत सारी, डिपेंडिंग अपॉन केस कैसा है उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअलाइज्ड टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जो कि हम उन रिपोर्ट्स में ऐड जो करते आई हैं। थिंक बाकी डॉक्टर्स मिस कर देते हैं। मैं किसी की प्रैक्टिस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि वो क्या प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको अपनी ईथर्स की फ्रेमवर्क के थ्रू जो हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, दूसरी पैथीज रिलाई करती हैं मैनिफेस्टेड ट्रीटमेंट्स के ऊपर। मैनिफेस्टेड ट्रीटमेंट क्या है? कोई दवाई देना, कोई प्रोसीजर करना, ठीक है। उस केस में क्या है कि चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, अब उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अब इसमें हमें चेंज लेकर आना, वहाँ तक कि पेशेंट के सिम्टम्स बेटर हो जाएं, कम हो जाएं, और उसका लाइफस्टाइल जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूव करे। ईथर्स का बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम आकाश के थ्रू अनमैनिफेस्टेड स्टेट में स्टार्ट करते हैं बीमारी को रिवर्स करने के लिए। अनमैनिफेस्टेड जो अभी हुई नहीं है उसके थ्रू अगर आप काम करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अनफैथमेबल, अनडाइजेस्टेबल। आपको लगेगा कि ये तो जादू है, लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं होता। वो रूट कॉज के ऊपर उसी ईथर के थ्रू काम किया गया है जो फिलोसॉफिकली हमें वैदिक प्रिंसिपल्स ने सिखाया है। जी, क्योंकि जब तक मैं आपके इंस्टाग्राम के रील्स या स्टोरीज देख रहा था, जी, तो मुझे भी यही लग रहा था कि ये ब्लैक मैजिक टाइप तो नहीं है कुछ। जी। चलिए हम ब्लैक मैजिक को ईथर्स के थ्रू कुछ दोनों में डिस्टिंक्शन करने के लिए थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ब्लैक मैजिक होता क्या है? ब्लैक मैजिक है जिसमें कि सुपर नेचुरल पावर्स यूज की जाती हैं इवल पर्पसेस और सेल्फिश पर्पसेस के लिए। तो उसमें नेगेटिव इंटेंशन, इवल इज द नेगेटिव, तो इंटेंशन पहले ही टू स्टार्ट विद नेगेटिव है किसी की। हम किसी को कंट्रोल तो कर नहीं सकते कि वो पॉजिटिव इंटेंट रखता है या नेगेटिव इंटेंट रखता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ब्लैक मैजिक जो है उसकी इंटेंट टू स्टार्ट विद नेगेटिव है, ठीक है। ईथर्स जो कि मेडिकली साउंड सिस्टम है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस को यूज़ कर रहा है, और उसके साथ में वैदिक प्रिंसिपल, अगर कोई सबसे ओल्डेस्ट बुक मैं बोलूँ, अगर हम फिलोसॉफिकली बात करें तो ऋग्वेद से पुरानी कोई बुक कुछ नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए इसको पौराणिक किताब कहा जाता। तो ऋग्वेद के प्रिंसिपल्स जो हमारा ईथर्स का फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके पीछे इंटेंट हमारी क्या रहती है? पेशेंट प्रॉब्लम लेकर आया, हमें इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना है, या इसको इतना ठीक करना है, इतना बेहतर करना है कि उसकी लाइफ में और लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाएं। तो हमारी इंटेंट क्या रहती है? टू स्टार्ट विद पॉजिटिव। हम ऋग्वेद के दिए हुए प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं जी। हम कोई काले जादू के प्रिंसिपल्स नहीं यूज़, हमें कुछ मालूम भी नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप मेरे से पूछो कि काला जादू कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, मैंने उसकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना मैंने उसकी कोई किताब पढ़ी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने अगर 22 साल रिसर्च के ऊपर लगाए ये समझने के लिए कि डिजीज़ कहाँ से निकल के आ रही है और क्यों निकल के आ रही है और इसका असर क्या होता है, तो मेरी इंटेंट आई थिंक वहीं से इस्टेब्लिश हो जाती है कि मैं इस सिस्टम को क्यों आगे लेकर जा रहा हूँ, और इसके
ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारा सिस्टम जो है वो एक प्योर वैदिक साइंस ड्रिवन और मॉडर्न मेडिकल साइंस ड्रिवन सिस्टम है। हाँ जी। अच्छा, अपने पास कोई ऐसा भी आया है कंडीशन कि बिल्कुल ही स्टेबल ही नहीं है पर्सन, और हमें जैसे कि कोई इमरजेंसी वाला कोई केस है, सो हम उसमें भी करते हैं हैंडल? जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत आ जाते हैं। ओके। लाइव स्ट्रोक चल रहा होता है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस केपेबल नहीं है इस चीज़ को ठीक करने में। बिल्कुल, हम भी उन्हीं के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, लेकिन लाइव किसी को स्ट्रोक आ रहा है, किसी का बीपी अचानक से बढ़ गया है, अगर हम ईथर्स के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें इन अ मैटर ऑफ मिनट्स मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो कि 81 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो अपने डेंटिस्ट के पास गए और उनका बीपी अचानक से 200/130 आ गया। डेंटिस्ट के पास गए हैं, क्योंकि उनको, मैं ज़्यादा केस में बीमारी तो नहीं डिस्कस कर सकता, बट उनको प्रॉब्लम चल रही है जिसमें कि मैं ये बोलूँगा एंडोथीलियल डैमेज या एंडोथीलियल डिसफंक्शन। एंडोथीलियल क्या होता है? ये हमारी एक बड़ी ब्लड वेसल है, तो ये जो अंदर वाली लेयर है इसकी, जिसके ऊपर से ब्लड जा रहा है, उसको एंडोथीलियम बोलते हैं या एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं। ठीक है। तो एंडोथीलियल डिसफंक्शन अगर हो जाएगा तो अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि वहां से अब जो ऐसे थी वो ऐसे होने लग जाएगी, जब वो ऐसे होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसका फ्री फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, उसमें बेंड आने लग गया। तो हमें जब कॉल किया गया, पेशेंट ने अपने डेंटिस्ट से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उनको कॉल लगाओ और उनको बोलो कि मुझे ट्रीटमेंट दें, ताकि मैं अपना यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट करवा सकूँ। मुझे कॉल आई, विद इन 2 मिनट्स उनका ब्लड प्रेशर जो है 150/90 आ चुका। विद इन 2 मिनट्स। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? मैंने आपको फिर से बोला, रूट कॉज क्या है यहाँ पे? हमारे पास उस पेशेंट का ऑलरेडी इलाज चल रहा था, और हमने उनको उस रूट कॉज के ऊपर, उस फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर ट्रीटमेंट दिया, जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हुआ। तो इसीलिए वो रिजल्ट भी उनको दिखाई दिया। एक एग्जांपल और देता हूँ। हमने देखा है कि बर्न्स के केसेस बहुत ही चैलेंजिंग रहते हैं, ठीक है? और बर्न्स में डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 बर्न्स जो हैं वो क्लासिफिकेशंस होती हैं उनकी, और उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास 2 बहुत बड़े केसेस आए हैं बर्न्स के। एक की तो हमने वीडियो रिकॉर्ड की है जी, बिफोर एंड आफ्टर, और दूसरा पेशेंट मेरे घर से था, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसकी वीडियो नहीं है। ओके। और मुझे ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स उसी केस से ही एक्चुअली मिलने शुरू हुए थे। बट दोनों केसेस में कॉमनैलिटी क्या है कि डिग्री 1 टू डिग्री 2, पहले केस में तो डिग्री 3 भी 3 से 4, सॉरी 4 से 5 ब्लिस्टर्स से बड़े बड़े। अच्छा। डिग्री 3 बड़े बड़े, और हमने उसको ईथर्स के थ्रू, पहले केस में जो मेरे घर से था उसको 30 दिन के अंदर 100% टिश्यू रिकवर, 0 स्कार भी नहीं है कोई? स्किन और बाल एक्चुअली जैसे थे पहले वैसे हो गए। दूसरे केस में एक लेबरर था, मैं लेबरर तो नहीं बोलूँगा, टेक्निकल इंजीनियर बोल देते हैं उनको, उनका एल्यूमिनियम और ग्लास डोर्स एंड विंडोज़ का काम है, तो वो टेक्निकल इंजीनियर है, और उनको, बट वो मतलब कि इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है। हमने उनका ट्रीटमेंट किया, 10 दिन के अंदर टिश्यू की रीजनरेशन हो गई, बाल भी वापस आने लग गए, और एक भी स्कार 10 दिन के अंदर नहीं रहा। सिर्फ 10 दिन के अंदर? हाँ जी। और ये इसकी हमारे पास वेरीफाइड वीडियो भी है।
अच्छा, हाँ सो जी। आपके पास का बिल्कुल जैसे कि अगर आज जल गया पर्सन, सो या कल हुआ या उसके बाद वो कितने दिन तक आप उसको क्योर जब तक करेंगे आगे? उसकी बॉडी रिपेयर नहीं कर चुकी है। नहीं, आप कब उसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, जब तक उसकी बॉडी पूरी तरह स्किन रिकवर नहीं कर चुकी है, तब तक वो पेशेंट हमारे पास आ सकता है। ओके। जितनी जल्दी आओगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको, हम्म। और जितना लेट आओगे उतनी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, स्कार रह जाए। अगर आप बिल्कुल फैग एंड पे आते हो, जब टिश्यू ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है, उस समय आते हो, तो आपके स्कार रह सकते हैं। जो बर्न्स होते हैं, बर्न्स में स्कार्स रह जाते हैं। हम्म। हम स्पेशली ये बोलते हैं पेशेंट्स को कि अगर आपको हमारे पास आना हो बर्न्स के केसेस में, आप उस समय आओ जब आपकी ताज़ा प्रॉब्लम खड़ी हुई है लाइफ में। अच्छा, जी। सो ईथर में कोई ऐसा भी चीज़ है कि इस चीज़ के लिए हमें कोई अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है? देखो, मैं ये बोलूँगा कि हमारी ना ईथर्स को प्रैक्टिस करते हुए हम हर पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आप 3 महीने हमारे से इलाज ज़रूर करवाओ। ये ज़रूर होता है कि किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेट होती है और उसको मे बी 10 to 20% चेंज आया पहले मंथ के अंदर, तो वो पेशेंट्स क्या होते हैं, इम्पेशेंट होके स्विच कर ट्रीटमेंट जाते बंद हैं। कर देते हैं। तो अब ऐसे केस में अगर 10 to 20% ही चेंज आया, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उनको आराम ही नहीं आया, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो 100% ठीक हो गए। ठीक है, तो ऐसे चैलेंजिंग केसेस जो हैं वो हमें काफ़ी दिक्कत देते हैं, क्योंकि पेशेंट हमें खुद ही अलाउ नहीं करते प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए। तो मतलब ईथर्स जी। हर चीज़ का इलाज कर देगा? ईथर्स जहाँ पे रूट कॉज एस्टैब्लिश किया जा सकता है, क्रॉनिक डिजीज रिहैबिलिटेशन जहाँ की जा सकती है और उसका रूट कॉज एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ईथर्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक्षम है बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए। तो सर आपका बैकग्राउंड क्या है कि आपने कहाँ से इस चीज़ की स्टडी करी है फिर? मैंने स्टडीज़ की नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी की है मॉडर्न मेडिकल साइंस और ऋग्वेद। मैं जब स्कूल टाइम में था तो हमारे स्कूल में संस्कृत की क्लासेस स्टार्ट हुई 6th क्लास में। तो मैं सेक्टर 18 चंडीगढ़ में रहता था, सेक्टर 17 में स्टेट लाइब्रेरी थी, जहाँ से मैंने संस्कृत की बुक्स ढूंढनी शुरू की और वहाँ मुझे ऋग्वेद की डिफरेंट कमेंटेटर्स की बुक्स दिखाई दी। मैंने उन बुक्स को लोन करना शुरू किया और उससे श्लोक निकाले, उनको फोटोकॉपी किया। एक टीचर पकड़ा सेक्टर 20 में, सेक्टर 20 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर पकड़ा जो संस्कृत का काफ़ी एक्सपर्ट था। मेरे को संस्कृत सीखनी थी और मुझे ये था कि मैं देखूं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है। तो मैंने वो चीज़ें उसके सामने रखी, टीचर के सामने रखी, और मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे संस्कृत सिखाओ, मैं आपको श्लोक देता हूँ, आप मुझे इंटरप्रेट करके बताओ। उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ईथर्स की, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मुझे कुछ चीज़ें समझानी शुरू कर दी। और टू माय सरप्राइज उन्होंने पहली ओपनिंग स्टेटमेंट ही जब मुझे दी, कहते कि ऋग्वेद की लेके आ रहे हो, तो ऋग्वेद उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला ऋग बेटा वर्ड होता है ऋत। ओके, संस्कृत में वर्ड है ऋत, तो ऋत हिंदी में क्या ट्रांसलेट होता है, ऋतु। तो उन्होंने बोला कि ये सीजन्स के ऊपर नॉलेज लिखी गई है जिसको ऋग्वेद बोलते हैं, और ये साइंटिफिक नॉलेज उन ऋषियों को तब आई जब उन्होंने बहुत तपस्या की। उनको जब समझ आया कि कौन से सीजन्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही अच्छी साइंस लिखी, और वो साइंस धीरे धीरे करके मेरे जहन में गई। बट उस समय मैं छोटा था तो मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने नोट्स बनाए, जो सर करवाते रहे मैं नोट्स बनाता गया। बट उसके बाद भी मुझे उसकी वैल्यू नहीं नज़र आई। फास्ट फॉरवर्ड, जब मैंने मदर को खोया, मैंने रिसर्च स्टार्ट की। उसके बाद मैं एक बार आई यूज्ड टू लिव इन फॉरेन, तो मैं फॉरेन सिटीज़न भी हूँ, तो मैंने उसके बाद स्पेशली चंडीगढ़ में चक्कर लगाए, उन नोट्स को ढूंढा। काफ़ी नोट्स तो गुम भी हो गए थे, बट बहुत सारे नोट्स मुझे फिर भी मिले, और मैंने उसको जब स्टडी किया
तो मुझे पैटर्न्स नज़र आने शुरू हुए जो हमारे ईथर्स के फ्रेमवर्क में खास तौर पे हम ढूंढते हैं। पैटर्न्स बिकम द रूट कॉजेस, और वो पैटर्न मुझे, अच्छा ये हुआ तो इससे ये आ जाएगा, ये सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो ऐसे ही मुझे वो पैटर्न्स जो हैं ऋग्वेद के अंदर भी दिखाई दिए। और उस पैटर्न से मुझे पता चला कि अच्छा, अगर ये सीजनल एनर्जीज ऐसे इम्पैक्ट कर रही हैं या ये फोर्सेस इम्पैक्ट कर रही हैं, तो मैं इसको अपना सिस्टम क्यों नहीं बना सकता, आधार क्यों नहीं बना सकता ट्रीटमेंट के लिए। बीमारी को समझने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस हमें हेल्प कर रही है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपना फ्रेमवर्क बनाया यूजिंग ऋग्वेद, जिसमें कि आकाश हमारा बहुत ही अहम काम करता है टू कनेक्ट अ प्रैक्टिशनर विद अ पेशेंट। तो पेशेंट को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे नहीं पड़ती, ये मैं नहीं बोलूँगा, साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी क्या है, एक फिनोमिनन है जिसको बोला जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट के तहत दो चीज़ें अगर कम्युनिकेट कर रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में जुड़ी हों, वो दूर रह के भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया, आप यहाँ बैठे हो, आपका फ्रेंड न्यूयॉर्क में बैठा है इस वक्त, वहाँ रात है, यहाँ दिन है, और आप यहाँ से उनको कॉल कर रहे हो, वो क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। ये चीज़ मुझे समझ आई कि अगर रियलिटी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो रेडियो वेव्स जो यहाँ हर जगह मौजूद है, वो हमें दिखाई भी नहीं दे रही, लेकिन वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ फ्रीक्वेंसी पे पेशेंट के साथ अगर कनेक्शन बना सकूं, ट्रीटमेंट देने के लिए वो कनेक्शन बना सकूं, जिससे कि पेशेंट को मैं वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर पाऊँ, उनकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली आकाश के थ्रू इम्पैक्ट होगा। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर किया, और मैंने पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैंने किसी टाइम पे एक्यूपंक्चर की भी सर्टिफिकेशंस ली थी, और मैंने मेरी जर्नी जो है स्टार्ट एक्यूपंक्चर से हुई। बट मैंने थ्रू आउट माई रिसर्च मैंने देखा कि जो फिजिकल नीडल काम कर रही है, वो मैंने कलर्स यूज़ किए, तो मैंने देखा कि कलर भी वही काम उससे भी रिएक्ट हो रहा है, उसको क्रोनोपंक्चर कह सकते हैं। फिर मैंने उसके बाद एक और चीज़ पे रिसर्च की। मैंने कहा कि पेशेंट को मैं अपनी फिंगर से अगर ट्रीटमेंट दूं, टच करें, फिंगर एक्यूपंक्चर बन गया। मैंने कहा कि फिंगर का टच है, फिंगर एक्यूपंक्चर, लेकिन प्रोटोकॉल वही रहेगी, ट्रीटमेंट का मेथड डिफरेंट हो गया। तो उसका भी असर एग्जैक्टली वही रहा, और मैंने अपने क्लिनिक पे बहुत प्रैक्टिस किया, रिजल्ट वही आ रहा। फिर मैंने आगे रिसर्च की, तो मैंने कहा कि अब इससे आगे एडवांसमेंट क्या होगी। मैंने मेडिटेटिव एक्यूपंक्चर स्टार्ट किया। पेशेंट कहीं बैठा होगा, मैं कहीं हूँ, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन एक्यूट डिजीजेस के लिए, क्रॉनिक के लिए नहीं, एक्यूट के लिए किया। रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आ रहा। फिर मैंने इसको फर्दर किया, वीडियो कॉल्स या ऑडियो कॉल्स के ऊपर भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना। तो जब मुझे उसके भी रिजल्ट्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही नज़र आए, तो मैंने कंक्लूड किया कि अब इस किसी भी चीज़ की फिजिकल एस्पेक्ट की, क्योंकि एक क्वांटम फिजिक्स का प्रिंसिपल है क्वांटम इंटेंगलमेंट। अगर क्वांटम इंटेंगलमेंट मेरे को समझ आ रही है, दे डोंट हैव टू बी लोकल, एक जगह पे नहीं होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन, वो कहीं भी बैठे हों, इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली अपडेट होगी। वो कैसे होगी? जब आपको वो चीज़ समझ आएगी कि हम एक फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे इसको इम्पार्ट कर सकते हैं, तभी वो होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। आप वैसे कुछ भी करते रहो, उसका रिजल्ट कभी नहीं आता। तो आपको एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा, और उस फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स के अंदर रह के ही काम करना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता। तो फिर मैंने बिना फिजिकल इंटरवेंशन के सारे ट्रीटमेंट्स कर दिए। आज हमारे क्लिनिक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो जैसे कि आपने पूछा इमरजेंसी का केस हो, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी का पेशेंट ही आपको दिखेगा। अदरवाइज सब पेशेंट्स का
एक ही टाइम पे हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, अर्ली मॉर्निंग सबका ट्रीटमेंट हो जाता है, ऑन कॉल? नॉट ऑन कॉल। उनकी फोटोग्राफ्स होती हैं हमारे पास। ओके। अब आप पूछोगे कि फ़ोटोग्राफ कैसे हेल्प करती है, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि फ़ोटोग्राफ क्या है। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल लगाई, आपने या तो अपने फ़ोन के ऊपर उसका चेहरा ढूंढा, या आपने उसका नंबर ढूंढा, या आपने उसका नाम ढूंढा। वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जैसे कि फ़ोटो हो गई, जैसे कि नाम हो गया, जैसे कि उसका ब्लड ग्रुप, कुछ भी हो गया, जो उसको एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करती है इंफॉर्मेशन, उसको अगर हम यूज़ करेंगे, चाहे वो उसका नाम हो, फोटो नहीं भी हो, चाहे उसका नाम भी हो, क्योंकि मैंने ऑडियो कॉल पे भी ट्रीटमेंट दिया, तो उससे भी ट्रीटमेंट होगा। और मैंने यही चीज़ समझी, क्योंकि आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं साइंटिफिकली एग्जांपल देता हूँ। मैं यूएस में था, यूएस में भी ईथर्स को प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे हमारे हीपा कंप्लायंस होती है ओके। हेल्थ केयर की, जैसे यहाँ पे मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही वहाँ पे भी हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं, और वो हीपा कंप्लायंस के अंडर ही काम करता है। हीपा के अंदर जो पॉलिसीज लिखी गई हैं कंप्लायंस की, उसमें एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को ही मद्देनज़र रख के किसी पेशेंट का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। अच्छा। ओके, अगर वो रिकॉर्ड हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि इससे मैं इस पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो हम एक फ़ोटो से पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसके नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके तहत भी पेशेंट को आकाश के थ्रू सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो उसकी कोई भी फोटो हो ना, कि या उस टाइम पे अगर डजंट मैटर, जिस कंडीशन में वो है वो उसकी फोटो? चाहे 1 सेकंड का भी पैदा हुआ हो, उस समय की भी फोटो होगी। आकाश नोज एवरीथिंग। सो मतलब उस टाइम पे ऐसा तो नहीं ना कि अगर कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है तो हमें उस टाइम की नहीं उसको फोटो नहीं चाहिए? नहीं, जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला कि पेशेंट चाहे 1 सेकंड का भी पैदा ही हुआ है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और सर्जन ने उसकी फ़ोटो खींच ली है, उस समय की भी फ़ोटो अगर आप दोगे, लेकिन आज पेशेंट 100 ईयर्स का है, तो भी वो फ़ोटो एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी, वो वैसे ही रिलेट करेगी, वो क्योंकि वही रिएक्ट आकाश इज़ करेगी। वेरी इंटेलिजेंट। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे अपनी मॉड्यूलेशन करते हो, आपने अगर वाईफाई लगाया है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप पकड़ रहे हो 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़, उसी फ्रीक्वेंसी पे ही देगा आपको। इट इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो जी। यही चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे आकाश के बारे में। इसको अच्छा, अगर और किसी को डीप जाना हो तो कोई इससे ज़्यादा बेटर भी कर रहा है कि भी मतलब कि ये सिर्फ इंडिया में जैसे अभी शुरू हुआ है आई थिंक ये, जी, सो इससे ऊपर, इससे अपर लेवल भी है कहीं पे? देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि कोई क्या प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि मैंने इसकी रिसर्च नहीं की है। मेरी रिसर्च तो आज भी जारी है अपनी ही फील्ड के अंदर। तो मैं तो उसमें और भी आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ जिसके थ्रू ट्रीटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएं पेशेंट्स के लिए, और ट्रीटमेंट्स भी ऐसे हों जो रूट कॉज के ऊपर ही हों। मेरा गोल ही यही है कि पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना। और अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को भी हम किसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम थेरेपी की बात करें, उसको हम किसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिम्टम्स को हम किसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारा एक फ्रेमवर्क बन गया जिसमें कि हम सबको कंसिस्टेंटली वैसे ही ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं जैसा कि ईथर्स हमें प्रिंसिपली एडवाइस करता है, तो उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी रिसर्च आज भी इस चीज़ में जारी है कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं किसी और सिस्टम के बारे में कि कोई कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने ये ज़रूर सुना था कि कोई और वीडियो कॉल से ट्रीटमेंट करता है, जापान में कोई है। ओके। मैंने पूरी दुनिया में उस समय मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जापान में किसी लेडी के बारे में सुनने को मिला था कि वो भी वीडियो कॉल पे ट्रीटमेंट देती है। लेकिन मैंने ये आज तक नहीं सुना कि कोई फ़ोटो से मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल कर पा रहा है। मैंने आज तक नहीं सुना, और मैं इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा ईथर्स का अपना एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू हम रिजल्ट्स देने में विश्वास रखते हैं, ना कि कम्पीट करने में। अब जैसे अपने पास कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई कोई भी जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है
ठीक है, वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डायबिटीज़ वाले नॉर्मली जैसे भी रिलेट करते हैं, वो एक ही दवाई आई थिंक उन्होंने रखी हुई है कि भी हर एक को, उन्होंने अगर किसी का शुगर लेवल घट रखा है तो उसे जी आई थिंक बढ़ाने के लिए दे देते हैं, जी या किसी का बढ़ रखा है तो उसे मैनेज करने के लिए दे जी देते हैं। जी सो आई थिंक उन्होंने एक ही दवाई रखी हुई है। सो जी आपके लिए भी कोई वही एक ही चीज़ चलती है कि जैसे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जी कि उसकी 250 है या 400 है, जी सो उसे अगर आपने कम करना है, सो आपने भी कोई एक ही फ्रेमवर्क बना रखा है? ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है बिकॉज़ यहाँ पे हमारी ईथर्स की और बाकी पैथीज़ में आपको डिस्टिंक्शन नज़र आएगी। जैसे कि आपने बोला कि उनकी सेट नंबर ऑफ मेडिकेशन है, उसी के ऊपर ही वो काम कर रहे ट्रीटमेंट करते हैं। हैं। अब अगर सेट नंबर ऑफ मेडिकेशंस होंगी तो यू आर लिमिटेड व्हेन यू आर ट्रीटिंग अ डिजीज़, यू आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ गिविंग थेरेप्यूटिक, ठीक है, ट्रीटमेंट्स। हमारे ट्रीटमेंट के अंदर खास तौर पे ईथर्स की ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें सबसे पहले रूट कॉज को एस्टैब्लिश करना है। रूट कॉज जो है हमें हेल्प करेगा इन्फॉर्म डिसीजन लेने में कि इसके क्या 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 सिस्टम्स यहाँ से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिनको रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ड्रग की बात करें या किसी होम्योपैथिक सोल्यूशन की बात करें या किसी अर्ब की बात करें नेचुरोपैथ या आयुर्वेद के थ्रू, हुँ, तो मैं ये बोलूँगा कि उनका अपना एक सिस्टम है, उनकी अपनी एक साइंस लिखी गई है। हमने मॉडर्न मेडिकल साइंस को आधार बनाया, लेकिन हमने उसके ऊपर वैदिक प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क रखा है, जिसमें कि हम ट्रीटमेंट लिखते भी हैं और फिर वो डेली पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि हम वो रूट कॉज एड्रेस कर सकें या वो रेगुलेटरी सिस्टम्स जो हैं, फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम्स हुँ, जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो कहीं भी, उनको हम अगर रेक्टिफाई करें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर अगर आप मेरे पास 2 पेशेंट्स लेके आए, दोनों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि इसके इन दोनों केसेस में आपको सरफेस के ऊपर सिम्पटम वही नज़र आ रहा है, हुँ, पर इसके पीछे जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट है। किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, किसी को ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो सकता है, किसी को फैटी लिवर सिंड्रोम हो सकता है, हुँ, किसी को किडनी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हुँ, किसी कुछ भी हो सकता है। हुँ, अगर आपको वो या एंडोक्राइन सिस्टम उसका बिगड़ा हो सकता है, जिसके कारण आपकी हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और पेनक्रियास, एचपीपी जिसको हम बोलेंगे, वो एक्सेस हीली हो सकती है, इन जनरल हीली हो सकती है। अगर हमें वो मालूम ही नहीं होगा कि इसको देखने के नज़रिए अलग अलग हैं, हुँ, तो मैं तो उसको एक ही ट्रीटमेंट देता रहूँगा। उस ट्रीटमेंट से रिजल्ट क्या आएगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो वहीं पे खड़ा रहेगा, सिम्पटम वहीं खड़ा रहेगा जब तक आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है, जब छोड़ते हो तो खराब है। वैसे नॉर्मल हो हाँ जाएगा जी, वैसे ही। हाँ जी। तो हमारा ये मानना है कि 2 पर्सन अगर हमारे पास आते हैं, 2 पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं, उनका डायग्नोसिस अगर सेम भी हो, लेकिन उसके जो रूट कॉजेज़ हैं, वो वो एंटायरली अलग-अलग हो डिफरेंट सकते हैं। होते हैं। जी। तो मतलब सबका रूट कॉज़ अलग हो सकता है। इसीलिए हमारे ट्रीटमेंट के अंडर इंडिविजुअली रिपोर्ट्स को समझा जाता है, इंडिविजुअली प्रोटोकॉल्स का लिखा जाता है और इंडिविजुअली पेशेंट का जो रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम है या प्लान हुँ, है, वो कैरी आउट किया जाता है। तो यार मतलब आपको कोई ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि भई हमें अगर डायबिटीज़ का कोई पर्सन आ गया तो हमें डायबिटीज़ को उसी तरीके से ट्रीट करना है? सेम तरीका कभी बन ही नहीं सकता। नहीं, आप बट खुद से अगर सोच के देखो। अगर आज के टाइम पे देखा जाए जी, तो सबके आई थिंक एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है, तभी रिजल्ट्स मैंने आपने बड़ा अच्छा सवाल शुरू में ही पूछा कि क्रॉनिक डिजीज़ में आप कैसे करते हो? हम यहीं पे डिस्टिंग्विश करते हैं क्योंकि हमने ये अपॉर्च्युनिटी देखी कि लोगों को डिस्पाइट कि हमने इतनी बड़ी-बड़ी मेडिकल साइंस में स्ट्राइड्स ली, हुँ, बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को समझा। हमने एक्यूट डिजीज़ेज़, इंजरीज़, ठीक है? और जो भी इमरजेंसी के प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स, उनमें तो हमने बहुत अच्छे से काम किया। बड़े अच्छे से रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन हम किस में काम नहीं कर पाते अच्छे से? हम काम नहीं कर पाते क्रॉनिक डिसीज़ेज़, क्योंकि वहाँ पर हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग जो है रूट कॉज़ के ऊपर नहीं है। तो हम उनको सिम्प्टोमेटिकली मैनेज करते रहते हैं या हम वो ट्रीटमेंट यूज़ करते रहते हैं जिससे कि वो सप्रेस हो रही है, जा नहीं रही,
बॉडी से। हमने इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया ईथर्स के अंदर कि हम कैसे बीमारी के सिम्टम्स को रूट कॉज के थ्रू बीमारी के साथ उसको बाहर निकाल सकते हैं सिस्टम से और ईथर्स के अंदर अनमैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसे वापस भेज सकते हाँ हैं। जी, आकाश में वापस भेज सकते हैं जी। अब जैसे आयुर्वेद कहता है कि हमारी बॉडी खुद ही हील हो जाती है, जी, सो उससे कैसे आप रिलेट करते हैं? जो आपने ये बोला कि आयुर्वेद का ये मानना है, वो सिर्फ आयुर्वेद का मानना नहीं है, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी मानना है। बॉडी फिजियोलॉजिकली खुद से सेल्फ रेगुलेट करती है, खुद से सेल्फ रिक्यूपरेट करती है। मैंने आपको शायद अभी बताया नहीं है कि जब हम सांस भी ले रहे हैं, हमारा एक एक सेल उस सांस को चाहता है, वो सांस एक एक सेल के अंदर जाएगा। हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं पूरी बॉडी के अंदर, तो एक एक सेल के अंदर अगर वो सांस नहीं पहुंचेगा तो वहां आपको सिम्टम नजर आना शुरू होगा, लेकिन ग्रेजुअली आएगा, एकदम से नहीं आएगा। सिम्टम को डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम है वो ब्रेक कर गया, जो अडेप्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है, उस सेल को हेल्प कर रहा है अडेप्ट करने में कि अगर नहीं भी आया सांस तो कैसे वो अडेप्ट करे। अगर वो क्रॉनिकली काफ़ी समय के लिए ख़राब होता जाता है, डिसरेगुलेट होता जाता है वो सिस्टम, तो बीमारी बनती है, उसके सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं और उन सिम्टम्स से हम ये पहचान पाते हैं कि इसको बीमारी क्या चल रही है, राइट। तो हमने यहीं पे डिस्टिंक्शन रखी कि अगर पेशेंट को कोई एक पर्टिकुलर बीमारी होती है तो उसका रूट कॉज सेम नहीं हो सकता किसी और पेशेंट के साथ, चाहे उसको सेम बीमारी भी हो। तो डिस्टिंक्शंस हमारी वहाँ आनी शुरू हुई। उसके साथ हमने वो फ्रेमवर्क पकड़ा जो वैदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर लिखा हुआ है, ये फोर्सेस और ये सीजनल एनर्जीज हैं, ये डिस्टर्ब्ड हैं और वो कोरॉबरेट करती हैं पेशेंट की। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री और उनकी इमोशनल हिस्ट्री, तो उसको कोरॉबरेट करती है। हाँ, अगर इसकी ये एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, सीजनल एनर्जी, तो वो उसके इमोशंस में भी नज़र आ रही है, वो उसके मेंटल एनर्जीज में भी नज़र आ रही है और वो उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में भी नज़र आ रही है। तो अगर हम इसको इतना डीपली समझेंगे तो आपको खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ जी, रूट कॉज मिल जाएगा। तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि एक मेडिकल रूट कॉज हो गया और एक ईथर्स का रूट कॉज हो गया, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट की बीमारी को ठीक करने में हेल्प मिलती है। देखो, अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट भी आया है जिसमें आपने मेडिकली उसकी एलोपैथी की भी हेल्प ली हो? देखो, ऐसा होता है कि जब शुरू में हमारे पास पेशेंट आता है, वो ऑलरेडी मेडिकेशन पे चल रहे होते हैं, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथी की हो, चाहे वो उनकी एलोपैथी की हो। जब पेशेंट हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, हम अभी फिजियोलॉजिकली चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो 21 डेज का जब साइकिल कंप्लीट होता है, 21 सेशंस कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद पेशेंट की बॉडी जो है काफ़ी रिस्पॉन्ड कर चुकी होती है। फिर हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप अपने, अगर उनके सिम्टम्स इम्प्रूव कर चुके हैं तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट से मिलो, डॉक्टर से मिलो, या फिर होम्योपैथ से मिलो, या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से मिलो और उनसे कंसल्ट करो कि अब आपको क्या डोजेज कम करनी चाहिए या नहीं। हम अपनी तरफ से तो कुछ भी बोल दें, लेकिन जिस एक्सपर्ट ने वो दवाई दी है, हम उसमें विश्वास रखते हैं कि उनको उससे भी कंसल्ट करना चाहिए। जी, तो मतलब आपके इसमें ईथर में भी हम नहीं, मैं आपसे सवाल ये था कि कोई ऐसा पेशेंट आया है आपके पास जिसको आपने स्विच कराओ कि आप, अच्छा, ठीक किया। हाँ, ओके, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मैं बोलूँगा कि मोर देन 80% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी दवाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। 80%, मोर देन 80%। मोर देन 80% आपके पास ऐसे दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। पेशेंट्स आए हैं कि आपने उनकी दवाइयाँ ख़त्म कर दी? हाँ जी, उनकी ख़त्म हो जाती। क्यों? आपको समझना पड़ेगा ये पॉसिबल कैसे है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, दिल्ली क्रिकेट के कैप्टन रहे हैं, जी, आपने बताया, राइट। तो 92 ईयर्स ओल्ड है। अब हमने उनके अंदर चेंज क्या किया, हमने उनके रूट कॉज को एस्टैब्लिश करके उनकी जो ग्लूकोज ऑसिलेशन स्टेट है, जो बिगड़ गई, डिसरेगुलेट हो गई, हमने उसको रिस्टोर किया। जब उसका फंक्शन रिस्टोर हुआ
तो पेशेंट में चेंज आया। तो अब उसको मीठी गोली नहीं देनी पड़ रही, राइट। तो उसकी धीरे 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 अब शुगर लेवल्स भी उसके डाउन हो रहे हैं। जो 400 आया करता था अब वो 200 के अराउंड आ रहे हैं इस एज में भी। आप ये देखिए इस एज में भी। और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले एक से 2 महीने के अंदर उनकी जो शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा वर्स्ट कंडीशन में अगर कोई ऐसा पेशेंट आया हो या आपको कोई एक्सपीरियंस हो वो उसे शेयर करना चाहें आप? वर्स्ट कंडीशन में सर बर्न्स के केसेस जो होते हैं, क्योंकि उसमें टिश्यूज़ का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, वो मैं ये बोलूँगा कि ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए हैं और हमने बहुत अच्छा, मैंने आपसे 2 केसेस भी डिस्कस किए। एक तो मेरे घर का ही है और दूसरा एक इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर, उनका केस डिस्कस किया। तो ऐसे केसेस या फिर स्ट्रोक के केसेस जिनके अंदर बहुत ही लाजवाब काम हमें इन मैटर ऑफ मिनट्स दिखाई देता है। किसी का बीपी अचानक से बढ़ गया, उसके अंदर हम काम देख सकते हैं कि ईथर्स कितनी जल्दी फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करके वो फंक्शन रिस्टोर करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का, जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। तो ऐसे वर्स्ट कंडीशन में केसेस आते हैं जिसमें पैरालिसिस, अगर स्ट्रोक आ रहा है तो पैरालिसिस भी चल रहा है उसको, उसकी एक साइड डेड हो रही है, हो रही है और उसकी ज़ुबान भी रुक रही है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है बट बोल नहीं पा रहा। सो अगर किसी ठीक को है जी, पैरालाइज है तो अनकॉन्शियस हो रहा है। उसका भी आपके पास है, क्योर कर सकते हैं आप उसे? मैंने आपसे एक चीज़ बोली, जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, आप अगर क्रॉनिक के लेंस से देखोगे तो पैरालिसिस भी एक क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है जी। तो चाहे वो नर्वस डिसऑर्डर हो, चाहे वो स्पाइनल डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो इंटरनल मेडिसिन के डिसऑर्डर्स हो, इंटरनल ऑर्गन्स के डिसऑर्डर्स हो, या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो, कुछ भी आप जो सोच सकते हो क्रॉनिक डिजीज़, किसी को 30 दिन से ज़्यादा किसी को कोई डिजीज़ होती है तो वो क्रॉनिक होती है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। तो ऐसा कोई भी डिसऑर्डर हो या सिम्टम हो या डिजीज़ हो जो क्रॉनिक है, हम उसमें पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी आई वुड से। हाँ जी। अभी मेरे पास एक और केस आया हुआ है जिसमें एक बच्चा है, उसके खाने को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है और बड़े टैंट्रम्स थ्रो करता है, मूडी है, उसका बिहेवियर थोड़ा चैलेंजिंग है। उसके साथ में हालांकि उसकी फिजिकली डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है, बट उसकी क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो रही है, जिसमें कि उसके कॉर्टिकल मैचुरेशन सिस्टम है, हमारे ब्रेन के अंदर कॉर्टिकल सिस्टम है, वो अच्छे से टिश्यू जो है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो रहा, जिससे उसका बिहेवियर भी थोड़ा ऐसा रहता है। तो खाने को लेके उसकी बड़ी प्रेफरेंसेस रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा मूडी है। तो मेरे पास जब ये केस आया तो उसके दांत भी जो हैं वो मिसिंग हैं। आज भी उसके बहुत सारे 9 साल का बच्चा और आज भी उसके कुछ दांत जो हैं दूध के ही हैं, वो टूटे ही नहीं। हालांकि 14-15 साल तक टूट जाते होते हैं, कई पेशेंट्स के लेट टूटते हैं, बट ये कंडीशन तो आ गई है कि उसके मिसिंग टीथ हैं। तो अगर आप कन्वेंशनल विजडम को देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसको मैनेज करना पड़ेगा, उसके जॉ को जैसे डेवलप हो रहा है वैसे करना पड़ेगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे के जीन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, डीएनए के अंदर, ठीक है। वो जीन्स जो कि उसके क्रेनियोफेशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, उसकी बोन डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, उसके डेंटिशन सिस्टम को, परमानेंट टीथ को रेगुलेट करते हैं। मैंने जैसे ही उस बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद उस बच्चे ने बोला कि मेरे को ना ये सॉलिड हो गए लगते हैं। हर तीसरे दिन ईथर्स के फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि हम किसी को फिजिकली टच नहीं करते, कुछ ट्रीटमेंट नहीं देते, तो हम क्या करते हैं कि हर तीसरे दिन हमारे क्लिनिक से कॉल जाएगी पेशेंट को या उसके पेरेंट्स को, या बच्चा है यहाँ पे तो पेरेंट्स को जाएगी या उसके फैमिली मेम्बर्स को जाएगी। हम उनकी फीडबैक लेते हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हर तीसरे दिन भरा जाता है, ये चेक करने के लिए कि पेशेंट के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। जब हमें ये न्यूज़ मिली कि उसके दांत जो लूज हुआ करते थे वो एकदम सॉलिड हो गए, तो हमने उन बोन्स के ऊपर, जॉ बोन्स के ऊपर काम किया। वो अपने आप से तो नहीं हुए, राइट। तो हमने उन सिस्टम्स को समझा,
तभी उसके ऊपर काम किया हमने। जो उसकी डिलेड ग्रोथ चल रही है, बेसिकली ये डिलेड ग्रोथ का केस है। तो हमने उसके ऊपर जब उसको डीपली स्टडी किया, एनालाइज किया कि ये बच्चा इस चीज़ से स्ट्रगल क्यों कर रहा है, तो हमने उसको वो ट्रीटमेंट दिया, तो उसका रिजल्ट भी हमें साथ के साथ दिखाई देना शुरू हुआ, और वो थोड़ा काम भी हुआ है पहले से। उसके बिहेवियर में भी ऑलरेडी चेंज तो आ उससे चुका आपको पता चला कि उसकी ये चीज़ ग्रो ही नहीं कर रही है। है। हाँ जी, क्योंकि बोन के अंदर से आपके इंप्रेशंस होते हैं, जहाँ से एक टूथ निकल के ऐसे बाहर आएगा। अगर ये इंप्रेशन ही नहीं बना होगा तो टूथ कैसे बाहर आएगा? ये तो बात है सर। हाँ जी, है ना। तो ये आपको मेडिकली समझना पड़ेगा ना। तो मेडिकल साइंस की, अब आपने जैसे पहले बात की थी, बात किसकी की थी आपने की थी कि क्या ये स्टार्टिंग आपने यहाँ से की थी कि क्या ये रेकी है या रेकी के जैसे है? क्या रेकी की ये अंडरस्टैंडिंग है कि टूथ ऐसे बाहर आएगा? नहीं। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम बहुत ही सीरियस मेडिकल काम कर रहे हैं, लेकिन यूजिंग वैदिक प्रिंसिपल्स। वो वैदिक प्रिंसिपल्स जो ईऑन से चलते आ रहे हैं, जो मैं बोलूँगा कि लाखों सालों से चलते आ रहे हैं, और वो सिस्टम्स आज भी इस धरती के ऊपर मौजूद हैं, अगर और इस कायनात में भी चल रहे हैं। अगर हमें वो चीज़ समझ आ जाए तो हम उतनी डीपली केस को स्टडी करके उतना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो मतलब आप भी अब ईथर्स को, जैसे अब आप बता रहे हैं कि आपने ईथर्स को कितने साल हो गए हैं कि आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं? मैं 2014 से ईथर्स में काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं बीच बीच में, मैंने आपको बताया कि पहले हम सुइयों से भी काम करते थे, नीडल्स, वी यूज्ड टू डू एक्यूपंक्चर, बट मेरा ग्रेजुअली मेरा जो सिस्टम है वो आगे से आगे एडवांस होता आज यहाँ पे है कि प्योर एनर्जी बेस्ड हीलिंग या फोर्स बेस्ड हीलिंग हम कर रहे हैं, और रिजल्ट्स में ज़ीरो डिफरेंस है, बल्कि एक्यूरेसी और इम्प्रूव की है विद आवर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, हीलिंग और क्योर में क्या डिफरेंस है? हीलिंग और क्योर में, सर, हीलिंग एक प्रोसेस है, क्योर किसी, जैसे हमारी ब्लड रिपोर्ट आई, उसके अंदर कोई सिम्टम्स हमने देखे, कोई वैल्यूज़ देखी कि वो पॉजिटिव है, उनको नेगेटिव बनाना और उसके साथ डिजीज़ के अकम्पनिंग सिस्टम्स को बॉडी से निकालना, वो क्योर है, जिससे कि उस इंसान का लाइफस्टाइल और लाइफ इन जनरल इम्प्रूव करे, वो क्योर है। क्योर है। हीलिंग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, हीलिंग एक प्रोसेस है। आपके एक एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर वो सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ऑक्सीजन का, तो आपके उस सेल की डेथ निश्चित है। ओके, तो बॉडी तो सेल्फ हील कर रही है, आपको हर सेकंड में सेल्फ हील कर रही है, माइक्रो सेकंड में आपको सेल्फ हील कर रही है। यहाँ पे डिस्टिंक्शन आएगी कि आप हमें कब इन्वॉल्व करोगे। उसके बारे में मैं ये बोलूँगा कि हमें तब इन्वॉल्व किया जाएगा जब आपको किसी क्रॉनिक डिजीज़ ने परेशान किया है और आपकी लाइफस्टाइल और लाइफ इन जनरल कि आपका डेली रूटीन ख़राब हो चुका है, आप लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर और आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको उससे इजाद पाने के लिए किसी ऐसे इंसान की या ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जो स्पेशलाइज करता हो क्रॉनिक डिजीज़ को हील करने में। हीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ uprooting the disease and illness from the body. अब आप अगर मेरे से ये सवाल पूछते कि डिजीज़ और इलनेस में क्या फ़र्क है, डिजीज़ एक बड़ा ही सिंपल एबनॉर्मल कंडीशन है बॉडी के अंदर, जो कि बड़े ही सेट नंबर ऑफ सिम्टम्स आपको देती है, जिससे कि हम बीमारी पकड़ते हैं। डिजीज़ इज़ दैट। इलनेस, और ये मेरी मान्यता नहीं है, ये मेडिकल साइंस की मान्यता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इलनेस वो चीज़ है जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उन सिम्टम्स का जो डिजीज़ के साथ आते हैं, और वो कंडीशंस जो कि आपके लाइफस्टाइल और डेली रूटीन को परेशान करती हैं, डिस्टर्बेंसेस लेके आती हैं उनमें। तो अगर हम ये चीज़ें समझ लें, अच्छे से समझ लें कि कब वो पेशेंट डिजीज़ फील करता है और कब वो पेशेंट इलनेस फील करता है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो हमेशा इलनेस की तरफ पॉइंट करेगी,
क्योंकि अच्छा। वो बहुत पुरानी हो चुकी है। उसमें पेशेंट के अपने एक्सपीरियंसेस जुड़ चुके हैं, उसके इमोशंस जुड़ चुके हैं, उसका मेंटल बिहेवियर। आपने देखा होगा कई लोग बीमारी से लड़ते लड़ते चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसने फ्रस्ट्रेट वो से रहने लग उसका जाते हैं वो। लिव्ड एक्सपीरियंस है जो उसने जी लिया है उस बीमारी के साथ, जिसने उसका बिहेवियर भी चेंज कर दिया। इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, जिससे कि उसका बिहेवियर पैटर्न जो है वो निकल के आ गया, जो कि चिड़चिड़ापन दे रहा है उसको। अब आई थिंक ना, जैसे ही अब आजकल लोगों का माइंडसेट बन चुका है ये, जी कि अगर जैसे मेरे मदर ही लगा लो, जी ठीक है, वो उन्होंने शुगर टेस्ट करा, उन्हें पता लग गया कि मेरा शुगर आज बढ़ा हुआ है ही, राइट। तो उन्हें पता है कि रात को मैंने एक दवाई खा के सोना है ना। तो इस चीज़ को मतलब हम चेंजिंग ला सकते हैं इस चीज़ में। अब आप कहें। चेंजिंग ला सकते हैं। हाँ। ओके, हम सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम चेंजिंग ला सकते हैं, मैं ये बोलूँगा कि उसको रूट कॉज से एड्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिलायंस मैनिफेस्टेड चीज़ों पे, जैसे कि ये मैनिफेस्टेड है, इन चीज़ों के ऊपर रिलायंस ज़ीरो हो जाती है। ओके। जैसी नेचर ने आपकी बॉडी इंटेंड की, आपकी बॉडी उसी स्टेट में वापस पहुंच जाए, ये हमारा गोल रहता है। जी। जी आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जी इस चीज़ में, है ना। सो अब जैसे कि अब हम इस चीज़ को वाइंड अप करेंगे, जी है ना। अगर आपसे किसी को ट्रीटमेंट लेना हो, जी सो उसको देखो आपके पास आने की भी ज़रूरत नहीं जी है ना। तो डायरेक्टली आपको कॉल करे या जूम जी मीट करे या आपके क्लिनिक पर आए। जी। देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है, तो चाहे हमें ज़ूम मीट करनी हो, उसके लिए भी हमें अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी पड़ेगी। अगर हमारे क्लिनिक पे भी आना है, तो पेशेंट को क्लिनिकली अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, शेड्यूल करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम उसके साथ वो टाइम बिता पाएँगे, उसकी बीमारी को समझने के लिए। तो हमारे को कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं पेशेंट्स? हमारा जो वेबसाइट के ऊपर, एक्चुअली तो गूगल पेज है, उसके ऊपर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जिससे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हो। और हमारा क्लिनिक जो है वो पंचकुला में एमडीसी सेक्टर 5 पंचकुला स्वास्थ्य विहार मार्केट है, लैंडमार्क, तो वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जी सर, बहुत जी, अच्छा लगा सर आपसे थैंक यू बात जी। करके। जी, अब दोबारा हम कोई नया डिजीज़ लेके या फिर कोई नया एक्सपीरियंस लेके आपके साथ वापस ज़रूर प्लीज़ मिलेंगे। प्लीज़ जी, जी, थैंक थैंक यू यू। जी।